आचार्य थामा के कहने पर विद्युत राजघराने के जश्न में शामिल तो हुआ, लेकिन जल्दी ही वहां से जाने लगा। कोई विद्युत को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए राजकुमारी ने 2 योद्धा सैनिकों को आदेश देते हुए कहा था कि वो विद्युत को उसके घर तक सही सलामत छोड़कर आएं। इधर कुछ ही समय में विद्युत और दोनों योद्धा सैनिक विद्युत के घर पहुंच गए। विद्युत घर के अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसे अपनी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ का एहसास हुआ। थप्पड़ इतना जोरदार था कि विद्युत के मुंह से आह भरी चीख निकल पड़ी। आ दादी! अपनी गर्दन को सहलाते हुए विद्युत की नजर अपनी बूढ़ी दादी पर पड़ी और उनकी नाराजगी भरी आवाज विद्युत को सुनाई दी। मुकाबले को जीतने के बाद तू सबसे पहले मुझे बताने वाला था, पर तू तो महलों की राजकुमारियों के साथ पार्टी करने लगा है। अब इस बूढ़ी दादी की तो कोई फिक्र है ही नहीं। विद्युत समझ गया कि उसकी दादी उससे नाराज थी, इसलिए विद्युत गंभीर आवाज में बोला, ऐसी बात नहीं है दादी, वो तो ये जश्न प्रतिस्पर्धा में जीते गए सभी योद्धाओं के लिए था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था ताकि हम सभी आपस में एक दूसरे से मिल सके। मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा कहते हुए विद्युत नाटक करते हुए बोला, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विद्युत को देखकर बूढ़ी दादी को अफसोस होने लगा और वो तुरंत खाना लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा देख, मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तू जीत गया तो मैं तुझे उपहार दूंगी। ऐसा कहते हुए दादी के झुर्रियों से भरे चेहरे पर मुस्कान थी। अपनी दादी की बात सुनकर विद्युत ने जल्दी जल्दी खाना खत्म कर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, अब तो मैं जीत गया हूं, लाओ दो, क्या है उस बॉक्स में? ऐसा कहते हुए विद्युत के दिमाग में उस शानदार बॉक्स का ख्याल आया जिसे उसकी दादी ने खोलने से भी मना कर दिया था। विद्युत की हड़बड़ाहट देखकर दादी गंभीर होते हुए बोली, मेरी एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस बॉक्स के अंदर एक ताकतवर रहस्यमयी सील और तकनीक है जिसे तुम्हारे पिता ने बहुत मुश्किल से हासिल किया और उनके कई दुश्मन भी बन गए थे। उनका कहना था कि ये सील 3 भागों में है। अगर कोई इसके तीनों हिस्सों पर महारत हासिल कर ले तो वो अपने एक रैंक ऊपर के किसी भी योद्धा को भी मौत के घाट उतार सकता है। जब विद्युत ने अपनी दादी की बात सुनी तो वो चौंक गया और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा, जिसे देखकर वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तू जानकर हैरान होगा कि तेरे पिता को भी इस तकनीक के पहले पड़ाव में महारत हासिल करने में ही नश्वर रैंक पर पहुंचने जितना वक्त लगा था। 2 स्तर पर महारत हासिल कर पाने में उन्हें नश्वर सम्राट रैंक तक पहुंचने जितना वक्त लगा था, क्योंकि वो 2 ही मूल तत्व शक्तियों पर काबू पा सके थे। विद्युत ने जैसे ही सुना कि उसके पिता मूल तत्व शक्तियों वाले नश्वर सम्राट थे तो उसके चेहरे पर अपने पिता के लिए इज्जत नजर आने लगी। विद्युत के चेहरे पर मुस्कुराहट देख दादी ने एक और गहरी सांस लेते हुए गंभीर आवाज में कहा, ब्रह्मचक्र सील को तुम अपनी शक्तियों से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन तब वो हमला उतना असरदार नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें अग्नि, वायु, पानी, आकाश और भूमि की शक्ति मिला दी जाए तो ब्रह्मचक्र सील का हमला रोकना नामुमकिन हो जाता है और उसे वही रोक सकता है जिसकी शक्तियां तुमसे बहुत ज्यादा हों। अगर तू इस तकनीक को सीखना और ताकतवर बनना चाहता है तो तुझे इन सभी मूल तत्व शक्तियों पर काबू पाना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। इस बॉक्स में वो तकनीक और कुछ पुराने स्क्रॉल और नक्शे हैं जहां पर इन तत्वों की ऊर्जा के संकेत मौजूद है। जिस दिन तू इस तकनीक पर महारत हासिल कर लेगा उस दिन मैं तुझे तेरे माता पिता के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर विद्युत का हाथ रुक गया और वो गंभीर होते हुए बोला, दादी, क्या मैं भी किसी महान परिवार से हूं? विद्युत की आंखों में दिख रही चमक देखकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चे, लेकिन जब तक तू इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि ऋतिक वेदा भी तुझसे इज्जत से बात करे, तब तक तुझे ऐसे ही आम जिंदगी जीनी होगी। अगर उन लोगों को हमारे बारे में पता चला तो तेरी जान मुश्किल में आ जाएगी। विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उसकी दादी की आंखों में खौफ और घबराहट थी। दादी ने फिर से कहा, इस बॉक्स में मौजूद सील और तकनीक को हासिल करने के लिए वो किसी को भी मार देंगे। मैं अब तक तुम्हें
इसलिए ही इन योद्धाओं और शक्तियों की दुनिया से दूर रखना चाहती थी। पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम्हारे अंदर एक योद्धा का खून है और तुम रघुवंशी दल के वंशज हो, जिसके पूर्वज ब्रह्म योद्धा तुम्हारे देव स्तर के योद्धा थे। अपनी बूढ़ी दादी की बातें सुनकर विद्युत अब परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बूढ़ी दादी की इन बातों पर यकीन करे या नहीं। आज से कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी एकदम आम थी, पर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कोहराम और सवालों का तूफान मच गया हो। तभी उसकी दादी उसके पास आई और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ध्यान रखना, ब्रह्मचक्र सील को कभी किसी के सामने मत दिखाना जब तक तुम 3 मूल तत्वों पर काबू ना पालो। अपनी दादी की बातें सुनते सुनते अचानक विद्युत की नजर खिड़की से नजर आते चांद पर पड़ी और इसी के साथ उसे ध्यान आया कि आचार्य थामा उसका पहाड़ी पर इंतजार कर रहे हैं। इस बात का ध्यान आते ही उसने दादी को आचार्य की बात बताई और जाते हुए कहा, दादी, मैं 5 से 6 दिन के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, तो आप मेरी फिक्र मत करना। वहीं दूसरी ओर विद्युत को अचानक हड़बड़ाहट के साथ बॉक्स को अंगूठी में रखते देख दादी गंभीर आवाज में बोली, अपना ख्याल रखना और इस बॉक्स का भी। विद्युत पलटकर दादी की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, फिक्र मत करो दादी, मैं इस बॉक्स को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा और बहुत जल्द इस तकनीक को सीख कर दिखाऊंगा। लेकिन विद्युत की बात सुनकर भी नजरअंदाज करते हुए दादी संदूक के अंदर कुछ ढूंढने लगी। विद्युत का पूरा ध्यान दादी की ओर था, जिनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। काफी देर ढूंढने के बाद दादी ने विद्युत को एक अंगूठी देते हुए कहा, ये एक सफेद मोती की स्टोरेज रिंग है। इसमें तुम्हारे पिता के कपड़े और कुछ संपत्ति है। इस सफर में तुम्हारे काम आएगी। ऐसा कहते हुए दादी ने एक बार फिर प्यार से विद्युत के गाल को सहलाया। विद्युत ने जल्दी से अंगूठी को पहना, दादी को गले से लगाया और तेजी से दौड़कर पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगा। विद्युत के मन में इसी बात की चिंता थी कि आज उसके लेट होने के कारण कहीं उसके आचार्य नाराज होकर चले न जाएं। करीब 2 घंटे लगातार दौड़ने के बाद विद्युत पहाड़ी की चोटी पर हांफते हांफते पहुंचा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। विद्युत की निगाहें पर्वत की चोटी पर चारों तरफ आचार्य को ढूंढ रही थी। जब विद्युत ने देखा कि पर्वत पर कुछ पत्थर, कुछ पेड़ और सूखी घास के अलावा कुछ नहीं था, तो उसके चेहरे पर मायूसी और परेशानी नजर आने लगी, जिसके चलते विद्युत ने मन ही मन में कहा, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। विद्युत जाकर उसी जगह पर बैठ गया और मन ही मन निर्णय किया कि वो यहीं पर बैठकर आचार्य के आने की प्रतीक्षा करेगा। तभी विद्युत को एक भारी आवाज सुनाई दी, लड़के, तुम बहुत देर से आए हो। जब विद्युत को आचार्य थामा की आवाज सुनाई दी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुड़कर आचार्य की आवाज की दिशा की ओर देखने लगा, जहां बूढ़ा आदमी सफेद लिबास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर उसके पास आने लगा, जो और कोई नहीं, आचार्य थामा थे। आचार्य थामा चलकर एक पत्थर पर आकर बैठ गए और विद्युत को मुस्कुराकर देखने लगे। विद्युत ने जब आचार्य को मुस्कुराते देखा तो वो समझ गया कि आचार्य उससे नाराज नहीं है और वो जल्दी से जाकर आचार्य को स्टोरेज रिंग से बॉक्स से निकालकर एक पुराना ताम्रपत्र का कागज दिखाने लगा। जब आचार्य ने देखा तो वो चौंक गए और हैरानी से बोले, ये तो ब्रह्मचक्र तकनीक है। ये तुम्हें कहां से मिला? जब विद्युत ने देखा कि आचार्य भी इस पत्र को देखकर हैरान हो गए तो विद्युत फिर से बोला, आचार्य, क्या आप बता सकते हैं कि मैं ये तकनीक कैसे सीखूंगा? जब आचार्य ने यह सुना तो उन्होंने उस ताम्रपत्र को वापस बॉक्स में रखा और विद्युत को देते हुए कहा, तुम्हें इस तकनीक को सीखने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम इस तकनीक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने सभी चक्रों को जागृत करना होगा। उसके बाद कम से कम एक मूल तत्व को जागृत कर उसकी शक्ति हासिल करनी होगी। विद्युत, ये कोई आम अस्त्र तकनीक नहीं है। ये एक महाविनाशक शक्ति है, जिसको काबू करने के लिए एक ताकतवर शरीर और बहुत अधिक मात्रा में ताकत की जरूरत है। सच तो यह है कि मैं भी अगर इस शक्ति के आगे खड़ा हो जाऊं तो शायद ही इसे रोक पाऊं। इस ब्रह्म चक्र को तोड़ना मेरे हाथ से भी मुमकिन नहीं है विद्युत।
तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ये तकनीक है। अगर तुम्हें इसे सीखना है और इसमें महारत हासिल करनी है तो तुम्हें सिद्धार्थ एकेडमी जाना होगा। लेकिन वहां जाने से पहले भी तुम्हें इतना ताकतवर बनना होगा कि तुम वहां की परीक्षा को पास कर सको। सिद्धार्थ एकेडमी की परीक्षा तुम्हारी इंद्रपुरी की परीक्षा के मुकाबले बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां 100 योद्धाओं में से एक ही जा पाता है। इसलिए अभी इस बॉक्स को ऐसे रख दो जैसे ये कभी तुम्हारे पास था ही नहीं। जब विद्युत ने सुना तो वो उदास हो गया और अपनी नजर नीचे झुकाकर देखने लगा। तभी आचार्य थामा बोले, अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ। मैं तुम्हें कुछ तकनीक अस्त्र सिखा दूंगा, क्योंकि फिलहाल तुम्हें मुकाबले में इनकी जरूरत होगी। आचार्य ने आगे कहा, अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुमने उस बॉक्स को खोला जिसमें मुकाबले के दूसरे भाग की जानकारी है? इस पर विद्युत फिर से उदास हो गया, जिसे देखकर आचार्य बोले, तुम एकदम नालायक हो। तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 साल नहीं। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? आचार्य कुछ सोचते हुए आगे बोले, उस बॉक्स को बाहर निकालो और अपना ध्यान केंद्रित करो। विद्युत ने जल्दी से शक्ति महल से मिली अंगूठी को रगड़ा और उसमें से बॉक्स को निकालकर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद अपने आसपास के शोर से उसका ध्यान बिल्कुल हट गया। उसके बॉडी के पीछे चक्र जागृत हो गया, जिसमें से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस रोशनी के साथ छोटी छोटी बिजली की तरंगें भी थी, जो बहुत गौर से देखने पर साफ देखी जा सकती थी। जब विद्युत ने अपनी ऊर्जा को आचार्य के बताए अनुसार सामने बॉक्स पर केंद्रित करने के लिए हाथ उठाया, तो वो ऊर्जा बॉक्स पर जाने लगी और बॉक्स खुल गया। लेकिन जब वो ऊर्जा को वापस लेना चाह रहा था, तो वो ऊर्जा उसके काबू से बाहर होने लगी और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। जब आचार्य ने देखा तो वो हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से अपनी ऊर्जा के जरिए उसकी अंदरूनी ऊर्जा को काबू कर उसके शरीर में भेजा। आचार्य की शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। ऊर्जा शरीर में चली गई, पर अचानक ऊर्जा के ऐसे तेज रफ्तार से अंदर जाने से विद्युत की नसें फूलने लगी और विद्युत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे खून की उल्टी हो गई और विद्युत बेहोश होकर गिर गया। जब आचार्य थामा ने देखा तो वो घबरा गए और उसके हाथ की नब्ज जांचने लगे। जब आचार्य ने देखा कि उसकी नब्ज ठीक है, तो उनकी जान में जान आई। सब कुछ ठीक है ये जानकर आचार्य थामा ने धीमी आवाज में कहा, यह लड़का सच में एक महान योद्धा का बेटा है और भाग्यशाली है। लेकिन मैं जानकर हैरान हूं कि आम लोगों के चक्र के मुकाबले इसके मूलाधार चक्र की शक्ति बहुत अधिक है। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके मूलाधार चक्र की शक्ति मुझसे भी ज्यादा है। यह लड़का बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसके शरीर पर यह दिव्य निशान बहुत खास है। क्या इसके माता पिता तांत्रिक हैं? विद्युत को बेहोशी में पड़े पड़े सुबह हो चुकी थी और जब सूरज की पहली किरण की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली, पर उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी आचार्य ने उसकी उठने में मदद की और उसे पत्थर के सहारे बिठाया। जब विद्युत ने आचार्य को वहां देखा तो बोला, आचार्य मुझे क्या हुआ है और मैं बेहोश कैसे हुआ? क्या मैंने बॉक्स खोला? तभी आचार्य को मुस्कुराता देख विद्युत फिर बोला, आचार्य मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। इस पर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम इतने सारे सवाल मुझसे एक साथ पूछोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? तभी विद्युत बोला, आचार्य ऐसे वक्त में भी आप मजाक कर रहे हैं? जब आचार्य ने देखा कि विद्युत गुस्से से उठने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे रोकते हुए बोले, अच्छा ठीक है, सारी बात बताता हूं। और आचार्य ने उसे रात की हुई सारी बात बताई कि कैसे उसकी अंदरूनी शक्ति बेकाबू हुई और आचार्य ने उसकी मदद की, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। जब विद्युत ने यह सुना तो वो घबरा गया और बोला, आचार्य मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? यह सुनकर आचार्य उदास होकर बोले, विद्युत सच कहूं तो तुम्हारे शक्ति के रास्ते बहुत कमजोर हैं। तुम्हें कम से कम 10 दिन लगेंगे ठीक होने में। जब विद्युत ने यह सुना तो वो उदास हो गया
और जब आचार्य ने विद्युत को उदास होते देखा तो वो हंसने लगे। आचार्य को हंसता देख विद्युत गुस्से से बोला, आचार्य आप फिर से मजाक कर रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है। तभी आचार्य बोले, विद्युत तुम मेरे शिष्य हो, आचार्य थामा के शिष्य, जिसको अपना गुरु बनाने के लिए दुनिया कोशिश में लगी रहती है, और मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी तक तुम अपनी जन्मजात मूल शक्ति, जो बहुत कम लोगों को मिलती है, उसका इस्तेमाल करते आए हो। यह पहली बार हुआ है जब तुमने अपनी चक्रीय ऊर्जा इस्तेमाल की है, इसलिए तुम्हारे शक्ति के रास्तों में दर्द हुआ है। यह कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। तुमने वो बॉक्स खोल लिया है और अब तुम देख सकते हो कि तुम्हें क्या मिशन मिला है पास होने के लिए। जब विद्युत ने यह सुना तो वो खुश हो गया। दादी किससे डरी हुई रहती है? क्या विद्युत के माता पिता तांत्रिक हैं? विद्युत की ऊर्जा कैसे बेकाबू हो जाती है? क्या मिशन मिलेगा विद्युत को? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।